हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को वन शॉट में कवर करेंगे, वो भी मेरी शॉर्ट नोट से। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम पढ़ रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जो कि हमने एनसीईआरटी बुक से पूरा कवर किया है 2 पार्ट्स में। आप वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक डाल दी उन वीडियोज़ की, आप जाकर वो देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। पहले पढ़ते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र से आश्य, इसमें मैंने वही पॉइंट्स डाले हैं जो पूरे चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है और जिन पर हमेशा क्वेश्चन बनता है। ये मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो मैंने पहले पूरे चैप्टर को पढ़ा है, उसको 2-3 बार इसी तरह मैंने सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपनी क्लास 12th में। सभी चैप्टर्स को पहले अच्छी तरह से पढ़ा, उसका 2-3 बार रिवीजन किया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम टाइम लास्ट टाइम में ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र से आशय उपलब्ध सीमित संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करने से है जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके से संबंधित अध्ययन है। यानी कि इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक क्या है? तो इकोनॉमी से आशय जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन मान लो जैसे कि हमारे पास थोड़े से चावल है, उसी से हमें काम चलाना है, तो वो क्या हमारा सीमित संसाधन है, यानी कि हमारे पास संसाधनों की एक लिमिट है, उसी से हमें पूरा काम चलाना है। तो सीमित संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि हमारी जो संतुष्टि है हमें जो प्राप्त होगी उस वस्तु से, वो हमारी अधिकतम संतुष्टि हमें प्राप्त हो सके से संबंधित अध्ययन हम जो करेंगे उसे हम इकोनॉमी या अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो वो है एडम स्मिथ। इसे हम आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एल्फ्रेड मार्शल है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स है। और व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र का विभाजन, यानी कि पहले ये इकोनॉमी थी, उनको 2 पार्ट्स में बांटने वाले कौन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटने वाले कौन है? रैगनर फ्रिश है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की धन प्रधान परिभाषा किसने दी? तो एडम स्मिथ ने। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र की धन प्रधान जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ ने दी है। फिर आता है एक बुक है एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड क्योर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखी है? तो पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ये भी हमारा 1 मार्क क्वेश्चन या फिलअप में क्वेश्चन बनता है इसका। कब लिखी है? तो 1776 में, 1776 में। अर्थशास्त्र की फिर हमने टॉपिक पढ़ा था एनसीईआरटी बुक में, अर्थशास्त्र की कितनी समस्याएं हैं? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं 3 हैं। तो अर्थशास्त्र प्रणाली की केंद्र समस्याएं 3 हैं। फर्स्ट है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। और इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इसको हम डिटेल से एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से और समझ लेंगे। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यानी कि पहली समस्या हमारी अब सामने आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन कौन सी वस्तु का हम उत्पादन करें। अब उसमें हमारे पास कौन सी समस्या आ जाती है? चयन की समस्या, यानी कि हमें चुनना है कि हमें किस किस का उत्पादन करना है। तो हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं, उसमें से हमें चुनना होता है कि हमें किसका उत्पादन करना है, उपभोक्ता वस्तुओं का या पूंजीगत वस्तुओं का, निजी वस्तुओं का या सार्वजनिक वस्तुओं का, आवश्यकता वस्तुओं का उत्पादन करें या विलासिता वस्तु का। तो ये हमारी समस्या हो जाती है। दूसरी समस्या हमारे पास आती है वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। तो उत्पादन कैसे किया जाए, इसमें हमें तकनीक का चयन करना पड़ता है। पहली में चयन की समस्या, दूसरी में तकनीक का चयन, जिसमें हमें 2 तकनीकें होती हैं, एक तो है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी होती है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग होता है, यानी कि मान लो जहाँ पर कोई फैक्ट्री है वहाँ पर मशीनें तो लगेगी, साथ साथ में लोग भी चाहिए। जहाँ पर श्रमिक होते हैं उसे हम श्रम प्रधान पूंजी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर श्रम ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे श्रम प्रधान पूंजी, और जहाँ पर मशीनों से काम चल रहा है उसे हम कहेंगे पूंजी प्रधान
तकनीक कहेंगे। तो जहाँ पर क्या होगा, श्रम की तुलना में पूंजी का अधिकतम प्रयोग होगा, यानी कि वहाँ पर श्रम का कम प्रयोग होगा, यानी कि वहाँ पर श्रमिक कम होंगे और मान लो कि मशीनें ज़्यादा होंगी, मशीनों से काम होगा, तो उसे हम कहेंगे पूंजी प्रधान तकनीक। तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए, इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि उत्पादन को विभिन्न व्यक्तियों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि सभी लोगों की उपभोग की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। यानी कि हमें किन व्यक्तियों के लिए उत्पादन करना है और इस प्रकार उत्पादन करना है कि सभी की आवश्यकताएं जो है वो उससे पूरी हो सके। तो इसमें ये समस्या हमारे सामने आती है। आर्थिक समस्याओं के कारण क्या हो सकते हैं, तो इसके हमारे मुख्यतः 3 कारण होते हैं। असीमित आवश्यकताएं, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी असीमित आवश्यकताएं होती है, पहला। दूसरा आता है हमारे पास सीमित या दुर्लभ संसाधन है, यानी कि हमारी एक तो मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं है और दूसरा है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही है जिसके अंदर हमें काम चलाना है। ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है, सीमित संसाधनों के अंदर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। वही यहाँ पर आर्थिक समस्या बता रहा है कि असीमित आवश्यकताएं हैं और दूसरा है सीमित या हमारे पास दुर्लभ संसाधन है और तीसरा है वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि हमें किसी में से एक को चुनना पड़ता है। संसाधन क्या है, ये भी हमारा कई बार क्वेश्चन बनता है कि संसाधन क्या है। ये आपको NCERT बुक में मैंने मार्क भी करवाया था और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो संसाधन क्या है, यानी कि रिसोर्सेज क्या है, उनसे अभिप्राय उन वस्तुओं अथवा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होते हैं, जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी, औजार एवं मशीनें। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें फसल उगानी है, तो फसल उगाने के लिए हमें चाहिए भूमि, जो भी एक संसाधन है, और भूमि चाहिए तो उसके लिए हमें श्रम भी चाहिए जिसके लिए किसान आता है, तो वो उस पर क्या करता है, खेती करता है। तो भूमि हमारे लिए क्या हो गई, एक संसाधन होगी जिस पर क्या कर रहे हैं हम, फसल, जैसे गेहूं की फसल उगा रहे हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए, यानी कि भूमि का उपयोग हमने किसकी, अन्य वस्तु कौन सी, गेहूं उगाने के लिए किया। तो भूमि हमारे लिए क्या है, संसाधन है। इस प्रकार ये हमारी संसाधन की डेफिनेशन हो जाती है। और अगला पार्ट है हमारा सीमित उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम कहते हैं, वो क्या है। उत्पादन संभावना सेट, तो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तु तथा सेवाओं के संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे हम कहते हैं, यानी कि उसमें उपलब्ध जो हमारे पास संसाधन है और जो हमारे पास ज्ञान है उसके द्वारा हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, इसकी संभावना के संयोगों, मतलब बहुत सारे संयोग बनेंगे कि इसका हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम इतना उत्पादन कर सकते हैं, इसी को हम क्या करेंगे, उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। फिर आता है उत्पादन संभावना कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों के अंतर्गत दो वस्तुओं, यानी कि हमने पढ़ा था वस्तु y और वस्तु x के बारे में, अधिकतम मात्राओं के उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करता है एक ग्राफ के रूप में। उत्पादन संभावना वक्र को प्रस्तुत चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे आप ये हमारा कर्व भी देख सकते हैं। ये उत्पादन संभावना वक्र है जो कि ऐसे बनता है, जो कि ये कॉन्वेक्स होता है। फिर आती है हमारी अवसर लागत। अवसर लागत भी पूछी जाती है कि एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा, ये जो कर्व है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, वस्तु x और वस्तु y, यानी कि हम अपने उत्पादन संभावना वक्र को, उत्पादन की संभावना को देख रहे हैं। यानी कि हम वस्तु x की इतनी मात्रा लेते हैं तो हम वस्तु y की इतनी मात्रा लेते हैं तो वस्तु x की हम इतनी मात्रा का उत्पादन कर सकेंगे। और यदि हम वस्तु y की जो उत्पादन है उसको हम कम कर देते हैं तो वस्तु x का हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे, और वस्तु y की हम उत्पादन को और कम करते हैं तो वस्तु x के उत्पादन को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
इस प्रकार है। अवसर लागत क्या होती है? तो एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना, इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। यानी कि हमारे पास वस्तु y है, वस्तु x है, यानी कि हमने यहाँ पर b पर जाने के लिए वस्तु y की कितनी मात्रा को छोड़ा? इतनी मात्रा को छोड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवसर लागत कहते हैं। यानी कि एक वस्तु यानी कि वस्तु x को पाने के लिए हमें y की कितनी मात्रा छोड़ी है, यही हमारी क्या है? अवसर लागत हो जाती है। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन हमने 3 अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी थी: केंद्र योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे हम सेंट्रल इकोनॉमी कहते हैं, जिसके सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेती है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग सभी क्रियाकलाप सरकार एवं केंद्र सत्ता द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी अर्थव्यवस्था है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ही होती है। सेकेंड है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी कि वो एकदम खुली होती है, जिसमें सभी निर्णय जो है वो बाजार के द्वारा ही, बाजार की शक्तियों के अनुसार लिए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रिया गतिविधियों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के अनुसार होता है, अर्थात यह निर्णय बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें केंद्रीय अर्थव्यवस्था और जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो दोनों मिक्स होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। जहां पर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है और जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो प्राय क्या करते हैं? बाजार द्वारा लिए जाते हैं। और इंडिया के अंदर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर आता है बाजार क्या है? तो बाजार वह स्थान है जहां क्रेता व विक्रेता निर्बाध रूप से वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करते हैं। निर्बाध मतलब बिना किसी रोक टोक के क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? बाजार कह देते हैं। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में बन सकता है। फिर आता है हमारे पास सकारात्मक अर्थशास्त्र, जो हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी कि आदर्शक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से अभिप्राय उस विश्लेषण से है। एनालाइज है, ये एक एनालिसिस है दोनों के, हम किस प्रकार एनालाइज करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो हम क्रियाएं कर रही है वो किस प्रकार कार्य करती है, इसको हम देखते हैं। तो वो क्या है? सकारात्मक आर्थिक अर्थशास्त्र, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से अभिप्राय उस विश्लेषण से है जिसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि ये विधियाँ हमारे लिए अनुकूल है भी या नहीं। यानी कि हमने अपनी क्रियाविधि कैसे कार्य करती है ये हमने सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर देख लिया। अब ये हमें देखना है कि ये क्रियाविधि हमारे अनुकूल है भी, यानी कि ये क्रियाविधि हमारे लिए कार्य करेगी भी या नहीं। तो ये हम देखते हैं आदर्शक अर्थशास्त्र के अंदर। फिर इसमें एक डिफरेंस पूछा जाता है इस चैप्टर में से कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या अंतर है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम डिफरेंस पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का वृहद यानी कि बड़े रूप में, एक समग्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समग्र यानी कि संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र की इस शाखा में व्यक्तिगत उपभोग
व्यक्ति कीमतों, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति के सभी उपभोग हैं, कीमतें हैं, सेवाएं हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है एक व्यक्ति के लिए, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की इस शाखा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य हो गए, कुल उपभोग हो गया, कुल उत्पादन हो गया, जहाँ कुल शब्द आ रहा है वहाँ पर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है। और राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर बड़े तौर पर अध्ययन किया जाता है। फिर आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है विभिन्न जो बाज़ार होते हैं, यानी कि अलग अलग जो बाज़ार होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मिलाकर जो बाज़ार बनता है, यानी कि समग्र अर्थव्यवस्था का जो बड़ा बाज़ार होता है उसका अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत करता है, यानी कि जो एक व्यक्ति की समस्याएं होती हैं उसका समाधान और नीति प्रस्तुत करता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र है। और यह राष्ट्रीय संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान एवं उचित नीति उपलब्ध करवाता है, यानी कि हमारे जो राष्ट्र की संपूर्ण समस्या है उसका समाधान दे रहा है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर है। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में हम कीमत सिद्धांत कहा जाता है। कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम कीमत का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, यानी कि कीमत का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। ये हमारे 5th वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन काफ़ी सरल है और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो उसका जो अध्ययन है वो काफ़ी सरल होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का हम बड़े तौर पर करते हैं तो उसका अध्ययन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को हम काफ़ी जटिल मानते हैं। तो ये था हमारा पूरे फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू, और इसका हमने रिवीजन भी कर लिया एक बार। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसके जो लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं लिंक डाल दूँगी और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और ये शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके इसको रीड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तब तक मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।